हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आभा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की है वो बसंत, जिसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है दादी माँ। दादी माँ हैं वो जो उसके लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह, जो कि अपनी दादी माँ से बहुत ही प्यार करते हैं और उनके बारे में उसने बताया कि उनकी दादी माँ कैसी थी और उनको अपनी दादी माँ की याद क्यों आती है। देखो बच्चों, सभी की अपनी दादी माँ होती हैं, दादा दादी होते हैं, वो सबको बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन जब वो डांटते हैं तब अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर जब वो नहीं होते तो हमको उनकी कमी बहुत ही खलती है। इस प्रकार लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में इस पाठ में बताया कि उनकी दादी माँ कैसी थी। इस प्रकार से हम जो पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर लेसन आपको बराबर मिल सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते चलिए। कमजोरी ही नहीं अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। इसमें लेखक बताता है कि उसको बताता है कि लेखक के आसपास उसको क्या होती है, कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि उसकी जरा सी कठिनाई, जरा सी मतलब होता है थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा भी कठिनाई होती है और वह एकदम से परेशान हो जाता है। बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद ही, बीसों बीसों मतलब 20, ठीक है। इस प्रकार उसने गर्मी बरसात बसंत बहुत सारी ऋतुएं देखती हैं, फिर भी उसका मन एकदम से उदास हो जाता, कभी अनमना सा हो जाता, मतलब उदास हो जाता है। इस प्रकार वो आगे बताते हैं कि मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। इस प्रकार होता है, मेरे जो मित्र हैं वो मुझे शुभचिंतक हैं, क्योंकि वो मेरा अच्छा सोचने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं शुभचिंतक। उसके मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की क्या देते हैं, उसको सूचना देते हैं कि उनको अच्छा लगेगा, लेकिन पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस प्रकार वो कहते हैं कि मेरे मित्र मुझे आगे तो बहुत खुश खुश दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। इस प्रकार जो लेखक वो कह रहे हैं कि जाने दो, उनकी बातों का क्या ध्यान देना, मैं उसके बारे में नहीं सोचता, पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती हैं। इस प्रकार आगे कवि बता रहे हैं कि मेरी आँखों के सामने शरद की शीत मतलब जो सर्दी की जो जब टाइम होता है, जब शीत किरणें होती हैं जो ठंडी, उससे जो सूर्य की रोशनी होती है बहुत ही कम होती है और शीतलता देने वाली होती है, और समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। और उसकी छाया कौन है, दादी माँ है उसकी, और उसके सामने आँखों के सामने उसकी दादी माँ की छाया आ जाती है। अभी सेकंड पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार जब उसको बोलते हैं, जब अश्विन का जो महीना होता है उसको बोलते हैं क्वार। मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। क्वार का जब होता है, जब न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी होती है, उन दिनों की वो बात बता रहे हैं कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। देखिए वहाँ पर पूरा उसके गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ है, और वहाँ जब पानी भरा हुआ तो उसमें से दूर से जो बहकर आई हुई है बहुत सारी जो घास होती है, जंगली घासें हैं, सिवान है, मोथा है और साई एक फूल वाली जो होती है उस जो, और उसकी इस प्रकार की अधगली घासें जो आधी पानी में गली हुई हैं, आधी ऐसे सड़ी हुई हैं। इस प्रकार गेहूँ वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार की जो बरसाती घासें जो ऐसे ही उग जाती हैं, वो जो सब घास है वो सूरज की गर्मी में खोलते मतलब उबलता हुआ, जैसे उसकी गर्मी होती है बहुत तेज होती है, तब उसकी गर्मी से वो पानी के अंदर क्या हो गई, सड़ गई हैं, सारी घासें सड़ गई हैं और सड़ने से उसको विचित्र गंध छोड़ रही हैं, यानी कि उनमें से बहुत ही बदबूदार गंध आ रही है। और रास्ते में कीचड़ सूख गया है, और इस प्रकार जब सब जगह पानी भरा हुआ था और कुछ जगह कीचड़ बन गया था, वो अभी सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं,
अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि अपने अपने मौसम यानी सर्दी के मौसम की अलग बातें होती हैं, गर्मी की अलग बातें होती हैं, और बारिश की जो बरसात के दिनों की होती है वो बातें सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिलें तो चिंता नहीं। इस प्रकार जो आषाढ़ का महीना होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें भयानक गर्मी पड़ती है, और उस महीने में जाम और आम और जामुन ये जो 2 फल मिलते हैं, अगर उस फल ना मिले तो मुझे कोई चिंता नहीं। अगहन में चिरूड़ा, अगहन जब होता है, जब नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसको बोलते हैं अगहन। अगहन में चिरूड़ा और गुड़ ना मिले, जब ये खाया जाता है चिवड़ा, जो एक प्रकार का खाने की होती है, और गुड़ न मिले, उसको गुड़ के साथ मिला करके खाया जाता है, तो मुझे कोई दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ भी की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है, क्योंकि ये लेखक को बहुत पसंद है उसको कूदना। इस वजह से वो बोल रहा है कि ये मुझे बहुत बुरा मालूम होता है, लेकिन ये बहुत ही गंदा भरा होता है, और जहाँ जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पर बहुत ही बदबू आने लग जाती है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क मतलब उसकी बहुत ही इच्छा हो रही थी, मन से, आंतरिक मन से जो इच्छा होती है उसको हुड़क बोलते हैं। वो तो 2-1 दिन जो कूद सका था, नहा धोकर मैं बीमार हो गया। और अभी लेखक बता रहे हैं कि जब वह जाग भरे जलाशय में वो कूदा तो उसको क्या हो गई, बीमार हो गया। और वो आगे बता रहे हैं कि हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती हैं। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर का मतलब होता है बुखार, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी दादी माँ उसकी सेवा करती हैं, और वो दिन उसको बहुत ही बचपन के जो दिन हैं वो याद आ रहे हैं। और वो बोलता है कि जब मैं थोड़ा सा बीमार हो जाता तो पर मुझे वो बीमारी बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि उस दिन मुझे दादी माँ नींबू साबू जो भी खिचड़ी वगैरह है वो बनाकर मुझे बार बार देती रहती थी। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, ज्वर तो चढ़ा चढ़ा मतलब बुखार का जो टेम्परेचर होता है वो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, और रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात को 12 बजे के बाद। इस प्रकार उसको जो बुखार है वो इतना चढ़ा कि वो पूरा रजाई से रजाई उड़ता गया, और रात को 12 बजे के बाद उसका बुखार टूटा। अभी आगे जो है लेखक बता रहे हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी जाग वाले जल में। अभी उसको बुखार आ गया तो वो चादर ओढ़ के सोया हुआ था। थोड़ी सी देर बाद उसकी दादी आ गई, और शायद वो भी उसी जल से नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। इस प्रकार वो नहा के आई हुई थी तो उसके पानी टपक रहा था उसके बालों से, और उसकी जो वर्णन किया उसके वो कैसी दिखती हैं, बिल्कुल पतली दुबली सी दिखती हैं, और उसने सफ़ेद रंग की जो साड़ी पहन रखी है वहाँ पर एक लाइनिंग है, किनारोंहीन मतलब एक जो कि धोती बंधी हुई है, और सन से सफ़ेद बाल जो कि सुनहरा गोटा जो कपड़ों के किनारे पर लगाया जाता है उससे वो रही थी। कहने मतलब उसके कोई किनाराहीन, जो किनारा नहीं था, उसकी धोती पर कोई भी किनारा नहीं था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, अगर उन्होंने एकदम मुझसे आती चिंता हो गई, और उसने मुझे हाथ लगाया और मेरा सिर छुआ और पेट पर हाथ लगाया। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। इस प्रकार वो आगे बताते हैं कि मुझे ऐसा है कि मेरी दादी मेरे पास आई, और उन्होंने आंचल मतलब जो अपनी साड़ी का जो पल्लू होता है उसकी एकदम से उन्होंने गांठ खोली, और उसके अंदर कुछ बंधी हुई थी मिट्टी वगैरह जो, और उन्होंने मेरे मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। इस प्रकार कवि आगे कह रहा है, जो लेखक बता रहे हैं कि उसको बहुत ही चिंता हो रही थी, तो वह मेरे चारपाई के पास यानी उसकी जो खाट थी उसके पास ही वो बैठी रही, और कभी वह मेरे पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी है यह एक जो मसाला होता है उसको बोलते हैं, तो उसको लगाने से भी थोड़ा राहत मिलती है ज्वर के अंदर, बुखार के अंदर। तो कभी कभी वह दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, हाथ लगा लगा कर देखती कि ज्वर कम हुआ या नहीं हुआ, उसका बुखार कम हुआ या नहीं हुआ, हांडी में पानी आया कि नहीं, उस पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई,
कोई बीमार के घर से सीधे बाहर के आकर तो चला नहीं गया। वह सब चीज़ें जानती थी और उसको इतनी चिंता रहती थी कि कहाँ क्या नहीं हुआ। इस प्रकार से उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग बराबर है कि नहीं, ये सब उसको अच्छे से आता था। तो उसको बहुत चिंता रहती थी कि हर काम उसको परफेक्ट चाहिए था। कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। उसको घर वालों को बार बार पूछती रहती थी कि ये हुआ कि नहीं हुआ। दादी माँ की गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। इस प्रकार से अभी क्या है, उसको बुखार आ गया है तो अभी वो सब की दवाओं के इलाज करना चाहती हैं। और जो दादी माँ होती हैं उसको तो बहुत से नुस्खे याद होते हैं। तो दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वह काम करती, वो सबकी हेल्प करती थी। इस प्रकार कोई भी बीमार हो जाता तो उससे सब पूछ लेते कि ये बीमारी हुई तो इसका क्या इलाज है। हाथ छूना, माथा छूना, इस प्रकार जब कोई भी बीमार हो जाता तो हाथ छूती थी, माथा छूती थी, पेट के हाथ लगाती थी तो उसको पता चल जाता था कि कौन सी बीमारी है या क्या है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। इस प्रकार उसको सारी बीमारियों के भी थोड़ा थोड़े पते थे। जैसे मलेरिया हो जाना, सरसाम हो जाना, यह भी एक बीमारी है। इस प्रकार निमोनिया तक का अनुमान और सारा बताती थी वो। सरसाम जो एक बुखार की जो बुखारी होता है उसके बारे में यहाँ बताया है। और महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, इस प्रकार महामारी जो महामारी होती है वो बहुत ही भयंकर होती है। एक जने को होती तो सबको होने लग जाती है। इसी प्रकार हैजा, महामारी, ये बहुत ही बड़ी बीमारियां होती हैं। और महामारी और विसूचिका, विसूचिका का अर्थ होता है हैजा, दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, लवंग मीन्स लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, जिससे धूप लगाते वो लगाती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, दादी माँ बहुत ही सफाई पसंद थी, वो हर काम सफाई से करती थी। इस प्रकार वो बहुत ही सफाई रखती थी, ये सब काम करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म होता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, चादर और कवर कोई भी हर बार वो एकदम से बराबर लगाती थी तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब वो जो लेखक है वो अपने पुरानी बातें याद करता है कि वो कहता है मुझे वो दिन पूरे अच्छे से पता है जब मुझे बुखार पहले आती थी तो मेरा कैसा हाल था। अब मुझे बुखार अब भी आता है, अब आता है तो मुझे क्या करते हैं, नौकर पानी दे के जाता है। मेस महाराज जो खाना बनाने वाले महाराज जी आते हैं वो मुझे पकाकर खिचड़ी और ये साबू सब देकर जाते हैं। और पहले तो मेरी दादी माँ सब कर लेती थी, अब डॉक्टर साहब आकर मेरा नाड़ी देख जाते हैं। कुनेन मिक्सचर की शीशी को तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। अब जिस प्रकार अब मेरे जब हो जाता है बुखार तो कुनेन मिक्सचर ये सब दवाई है तो वो मुझे डॉक्टर साहब देके जाते हैं। पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले जब बुखार आता है तो जो लेखक है वो थोड़ा खुश होते थे, लेकिन अब उसको ये बुखार उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये जो यस अभी आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आप दादी माँ का पिक्चर देख रहे हैं और इस जो पिक्चर है इसमें दादी माँ के स्वभाव का वर्णन किया गया है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो हारने वाला नहीं है। वो सब जानती थी कि मुझे सारा काम मुझसे ही करने वाला है, जबकि वो कहती थी उसकी अनुपस्थिति में कोई भी काम नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि किशन भैया की शादी हो गई और दादी माँ का उत्साह, बहुत ही खुश हो रही थी और आनंद हो रहा था, उमंग में घूम रही थी दादी माँ। और वो कहना कि दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। अभी पूरा सर पे उठाना मतलब उसके बिना कोई भी काम न होना। पड़ोसी आती और बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यह तो बहुत ही घर के अंदर बहुत से काम ठहरे हैं, इसीलिए एक काम अपने हाथ से न करूँ। वो कुछ काम तो उसे होता नहीं था उसकी, क्योंकि उसकी एज थी दादी माँ की, लेकिन वो कहती थी अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अगर नहीं करूँगी तो ये काम तो
होगा नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। जब लेखक दोपहर को घर से आते हैं, घर में आते हैं, तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार मतलब होता है गेट के ऊपर। दादी माँ किसी पर बिगड़ रही मतलब गुस्सा हो रही थी, और देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। और सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। यानी जो दादी माँ होती थी वो पैसे लेन देन का काम करती थी, और वो सोचती थी कि सूद का मतलब होता है ब्याज, कि मुझे आज ही मुझे ब्याज के पैसों की ज़रूरत है। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। और वो उसको भला बुरा कहती है कि तुमको तो शर्म नहीं आती है, और मांगने के समय कैसी आई थी, जब तुझे पैसे चाहिए थे तब तो तुम कैसी बोल रही थी, अब तो तुमको शर्म भी नहीं आती। पैरों पर नाक रगड़ती फिरती, किसी ने एक पाई भी न दी। और जब तुम अपने पैरों पर मेरे नाक रगड़ रही थी कि तुम मुझे क्या दो, पैसे दे दो, और उस समय तुमको पता है तुमको किसी ने भी पैसा नहीं दिया था। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब वो बोल रही हैं रामी चाची की मैं फसल में दूंगी। इस प्रकार उसको भला बुरा दादी माँ कह रही है। इससे अपने को स्वभाव का पता चल रहा है कि दादी माँ कैसी है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। देखिए लेखक ने बोला है कि दुखी मालकिन दूंगी मालकिन। वो बोलती हैं, रामी की चाची बोलती है कि मालकिन मैं दे दूंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी वो बोल रही है कि मेरी बेटी की शादी है और आप मुझ पर दया करो, और आपको मैं अभी पैसे नहीं दे सकती है। तब दादी माँ को गुस्सा आता है, और वो आगे क्या बोलती हैं, हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। हट, जब वो हाथों पैरों पे हाथ लगाते तो उसको बोलती है हट हट अभी तो मैं नहा के आ रही हूँ। और दादी माँ ऐसे करके पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अभी लेखक बीच में आता है और वो बोलते हैं कि दादी माँ जाने दो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अप्रिय जो पसंद नहीं आता, जो प्रिय नहीं है, उस प्रसंग को हटाने की गरज जोर से कहता है। और वो बोलते हैं दादी को बेचारी गरीब है, जाने दो, दे देगी ना कभी भी। चल चल, उस दादी लेखक को भी दादी माँ कहती हैं कि चल चल, चला है समझाने। ओ मुझे भी समझाने आया है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। इस प्रकार लेखक चुपचाप दूसरी तरफ चले जाते हैं। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। और वो बोलता है जो वह घटना घटी थी मैं अभी उसको क्या कर रहा हूँ, भूल गया हूँ। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर यानी आश्चर्य होकर कहा, उर्रिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। यानी जब वो रुपया मांग रही थी अब वो मेरे से रुपया नहीं लेगी। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाए न हो, देवता है बेटा देवता। इस प्रकार वो अपने को उसकी जो दयावान है वो अपना वर्णन कर रही अपने स्वभाव का। और उसने 10 रुपया भी उसको एक्स्ट्रा दे दिया और बोला कि जैसे तेरी बेटी वैसी ही मेरी बेटी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, अब वो लेखक को धन्नो चाची ऐसे बताती हैं, तो फिर बाद में लेखक बोलता है कि उस दिन तो बहुत ही डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न लाभ क्या। इस प्रकार वो बता रही है कि ये तो सब बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, जब देते हैं तो डांट भी देते हैं, लेकिन उनका मन बहुत ही सीधा होता है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ता गया। अब वो लेखक बोल रहा है मैं आगे बढ़ गया और मैं मन ही मन क्या था, हंस रहा था मेरी दादी की बातों पर। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। इस प्रकार अब लेखक बोलता है कि मेरे भैया की शादी थी, उन दिनों की घटना मुझे क्या आ रही याद आई। और उस दिन क्या हुआ था कि विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अब सब लोग जब बाहर बारात के अंदर चले जाते हैं, दूल्हे को
शादी कराने उस समय सारी औरतें ही घर में होती हैं। तो यह प्राय एक कथा ही हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं, क्योंकि औरतें ही घर में रहती हैं। तो वो औरतें पूरी रात अपनी इस प्रकार से वो सारा काम नाटक करती हैं। जैसे विवाह हो रहा है, पुत्रोत्पत्ति, ये सब नाटक एक के बाद एक दिखाए जाते हैं। तो मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। उस समय कोई भी जो आदमी लोग होते हैं वो कोई भी घर में नहीं रहता है। तो उसने बीमार होने के कारण वो बारात में नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, यानी बरामदे के अंदर वो सो रहा था, उसका भी भाई, और वह भी क्या हो गया, बारात में नहीं जा सका था। और औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो आदमी लोग नहीं थे। इसी प्रकार उसको परेशानी हुई। दादी माँ बिगड़ी। इस प्रकार उस समय की जो बात है उसमें दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। जो दादी माँ कह रही है कि वहाँ की जो उस समय औरतें थी, उन्होंने बोला कि ये लड़का कैसे है, अब हम कैसे करेंगे। तो फिर दादी माँ ने बोला कि लड़के से क्या पर्दा, पर्दा मतलब शर्म, लड़के से क्या शर्म, लड़का और ब्रह्मा तो एक सी रूप होते हैं। अब जो आगे का पैराग्राफ है वो अपनी इस गद्यांश में लेखक नाटक के दौरान जो पकड़ा जाता है और मुसीबत में दादी माँ की मदद लेने का वर्णन कर रहा है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, और दादी माँ ने भी उसको चुपचाप पास ही के चारपाई मतलब खाट के ऊपर उसको लेटा दिया। बेत खुल जाए तो निकाल कर बाहर किया जाऊँगा। और वो हंसी आ रही थी उसको चुपचाप, लेकिन वो चुपचाप लेटा हुआ था। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ होना मतलब गोपनीय बात हो जाना, मतलब भेद प्रकट हो जाना, मतलब वो सोच रहा था और उसकी बात से पता चल जाना। देबू की माँ ने चादर खींच ली, और वहाँ पर जो औरतें थी उसमें से एक देबू की माँ थी, और उसने मेरी चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई यानी थोड़ी बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने लग गए। और दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हैं, इससे मुंह क्यों लगती है, मतलब अभी हाथापाई शुरू हो जाना यानी थोड़ी सी मारपीट हो जाना। इस पर जब वो कहती, दादी माँ उसकी पक्ष ले रही हैं और वो बोलती हैं कि इससे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली और कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता है। इस प्रकार हम भी कभी छोटे थे तो आपको याद आ रहा होगा कि कभी आपको डांट पड़ रही मम्मी से, लेकिन आप दादी के पल्लों में जाके छिप जाते हो तो सारी डांट आपकी ऐसे नहीं पड़ती उस समय, और इस प्रकार उसको अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ को एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र, वात्य चक्र मतलब वात्य मतलब हवा, जो एक चक्र होता है जीवन की, सुख सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। और इस प्रकार दादा की मृत्यु के बाद से वह बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। संसार को ऐसा लगता है कि वो तो धोखा है, और वो दादी माँ की आगे की जो उसकी स्नेह और ममता की मूर्ति है, दादी माँ इस प्रकार को वर्णन करता हुआ बताया कि मेरी दादी माँ कितनी अच्छी थी। और जब परिस्थितियाँ एक के बाद एक निकलती गई, सूखे पत्ते का जैसे नचाता रहा, और वह दादी माँ को बहुत ही प्यार करता था। और वह वो सोचता है कि मेरी दादा की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मेरी दादी बहुत ही उदास रहने लग गई, और अब उसको तो बिल्कुल संसार ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दादा उन्हें हरदम उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे, क्योंकि वो ये बोलते थे कि मेरी पहले मृत्यु होगी उसके बाद तुम्हारी होगी। तो अभी दादा उसको छोड़ करके चले गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता में स्थिति और भी डावाडोल कर रही हैं। यानी आगे भी बता रहा है लेखक कि दादा की मृत्यु के बाद ऐसा हो गया कि कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुर मुत्ता जो बिना ऐसे उग जाते हैं, जब आप बारिश के दिनों में देखते हैं ना हर कहीं पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसको बोलते हैं कुकुर मुत्ता की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों। यानी ऐसे दोस्त होते हैं जो आगे तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे अपनी बुराई करते हैं। यह एक मुहावरा है। और शुभ चिंता की स्थिति और डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति और व्यय की, वह घर की तो थी नहीं।
नहीं। इस प्रकार जब श्राद्ध होता है तो दादा का जो श्राद्ध होता है उसमें पिताजी ने बहुत सा पैसा खर्च किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ के दिन मतलब जनवरी और फरवरी के दिन, इसको बोलते हैं माघ के दिन। ये हिंदी महीने के सारे नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपको उसको स्क्रीनशॉट या जो भी लेके रखना है आप लिख सकते हो, और आपको याद करने हिंदी महीने के साथ अंग्रेजी के महीनों के नाम भी मैं आपको दूंगी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियाँ घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं और उनकी स्नेह कातर आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा और उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। यह जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें लेखक दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ की दुख का वर्णन कर रहा है, और वह ऐसा बता रहा है कि माघ के दिन यहाँ पर बहुत ही सर्दी पड़ती थी और उस समय पछुआ का सन्नाटा, पछुआ मतलब पश्चिम दिशा से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो बिल्कुल सन्न होती है। पाले की शीत ठंडियाँ घुसी पड़ती ही है, और पाला जो उसको बोलते हैं कि हवा में मिली हुई भाप होती है, उसको बोलते हैं जब पाला मतलब जब धुंध पड़ती है और उसको शीत हड्डियाँ घुस पड़ती हैं। बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा चल रहा था कि वो हड्डियों में सीधी हवाएं जा रही हैं। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने धोती थी, उसकी धोती गीली हो रही थी और वो पहने चुपचाप कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जला के हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी, वो बहुत ही स्नेह की मूर्ति थी मेरी दादू, मैंने इसको कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। और मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। वो चुपचाप बैठी थी और मैं भी उनके पास चुपचाप जा कर के बैठ गया और उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो मैंने उनको बोला, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा और वह बिल्कुल अपनी दादी की ऐसी आंखों में आंखें डालकर उनको धीरे से पूछते हैं। देखिए दादी माँ है, ये पिक्चर के अंदर आप भी देख रहे हैं। देखिए संदूक के ऊपर बैठी हुई, हाथ जोड़कर बैठी हैं। तो अभी वो पूछती है, क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है। कितने के थे? अभी पिछले भी बाकी हैं। और वे रोने रोने से हो गए, क्योंकि जो पैसा बाकी था, इस प्रकार वो आपस में बातें कर रहे हैं कि इतना पैसा बाकी था और जो मैंने उधार पैसा दिया वो अभी कोई दे नहीं रहा है, और ऐसे रोने से लग गए हैं। तो दादी माँ बोलती हैं, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ। या दादी माँ कहती, मैं अभी हूँ ना, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? उन्होंने संदूक का मतलब होता है बॉक्स खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली, और तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन पहनाया था। उसका गला भर आया, और वह एकदम गला भराना मतलब रोने लग जाना, एकदम से आवाज़ भारी हो जाना। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई, यानी संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, यानी आगे पीछे क्या होने वाला है वो पूरा ध्यान रखते थे कि कभी कुछ भी हो जाएगा तो ये चीज़ें काम आएगी। इस प्रकार सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी से लगी। इस प्रकार की वह बात करके उसके दादी ऐसी एकदम से देवी की प्रतिमा लगी, क्योंकि वो हरदम हेल्प करने वाली थी, सहायता करने वाली थी। और धुंधली छाया विलीन हो गई। विलीन मतलब गायब हो जाना। ऐसा लग रहा था कि मेरी जो दादी माँ थी, अब उसकी छाया मेरे आंखों के सामने से विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया, और उसने दिन चढ़ना मतलब धूप निकल जाना या काफ़ी दिन बीत जाना। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर, पाँखें मतलब पंख, पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, और हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, यानी उसके भैया किशन भैया का पत्र आया है। और वो सोच रहा है कि मेरे किशन भैया का पत्र पढ़ करके उसको क्या हो गया, वह बहुत ही दुखी हो गया।
और काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। जो किशन भैया ने लेटर लिखा है, जो पत्र लिखा है, वहाँ पे जो लाइनें लिखी हैं वो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे दादी माँ की बहुत याद आ रही थी। तो जो लाइनें लिखी वो चींटियों सी, यानी एक काली काली सी कतारें ऐसी लग रही थी, धूमिल हो रही है, यानी वो जो लाइनें मुझे चींटियों जैसी कतारें दिख रही थी। मुझे कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहे। आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब उसका जो लेखक है वो बहुत दुखी हो रहा है और अपने मन में दुखी होकर वो अपनी दादी माँ को बहुत ही याद कर रहा है और अभी ऐसा सोच रहा है कि क्या सचमुच मेरी दादी माँ नहीं रही? उसको ये बात यकीन नहीं हो रही है। इस प्रकार ये जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह है, उन्होंने ये लिखा है। देखो अभी ये अपना पूरा पाठ ख़त्म हो गया है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम है ना इसके बारे में सारे जो महीने हैं उसके बारे में बता रही हूँ। वैशाख, अप्रैल मई, ज्येष्ठ, मई जून, आषाढ़, जून जुलाई, सावन, जुलाई अगस्त, भादो, अगस्त सितंबर, अश्विन, सितंबर अक्टूबर, कार्तिक, अगहन, नवंबर दिसंबर, पौष, दिसंबर जनवरी, माघ, जनवरी फरवरी, फाल्गुन, फरवरी मार्च। ये सब आपको महीने का नाम याद रखना है। और आपको मेरा ये पढ़ाना जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले लेसन के लिए देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।